सोशलॉजी की नई सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनजाति ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी को मुख्यतः वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े हिंदू आदि नामों से संबोधित किया जाता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग नाम से डिफाइन किया है। जैसे घुरिये ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है, वेरियन एल्विन ने आदिम जाति कहा है। वहीं हम देखें तो भारतीय संविधान में इनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। एलपी विद्यार्थी ने इनको गिरिधन कहा है। गिरिधन का तात्पर्य कि अनार्यों को भारत का मूल निवासी माना जाता है। जिस प्रकार आर्य हमारे देश में आगमन हुआ, उन्होंने अनार्य पर शासन स्थापित करके उनको दास बना लिया। इस प्रकार उनको निचले दबके के माने जाते हैं। वहीं वेरियन एल्विन ने इनको आदिम जाति कहा है। उन्होंने नेशनल पार्क की भी अवधारणा दी। नेशनल पार्क का तात्पर्य कि उनका मानना था कि जनजाति, उनकी संस्कृति अलग है, उनके रहन सहन का तरीका अलग है। अगर वो मूल कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे तो उनकी संस्कृति पिछड़ जाएगी। इसलिए उनको एक नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान की तरह उनको रखना चाहिए, जिससे उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। वहीं भारतीय संविधान में इनको एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। घुरिये ने इनको पिछड़े हिंदू कहा है। वहीं जयपाल सिंह ने ठक्कर बाबा को आदिवासी का मसीहा कहा है। महात्मा गांधी ने इनको गिरिजन नाम से संबोधित किया है। ट्राइबल मुख्यतः लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका तात्पर्य कि कबीला के तात्पर्य के आदिम काल में लोग एक समूह बनाकर रहते थे, जिनकी अपनी परंपराएं, संस्कृति होती थी। इस प्रकार जनजातियों को कबीला भी कहा जाता है। वहीं आगे हम देखें तो जनजाति किसे कहेंगे। जनजाति मुख्यतः इनका एक सामान्य क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी संख्या हजारों में हो सकती है, सैकड़ों से लेकर लाखों तक इनकी संख्या हो सकती है। इनका विशिष्ट नाम होता है, सामान्य संस्कृति होती है, अंतर्विवाही होते हैं। इनका एक भूभाग निश्चित होता है, राजनीतिक संगठन होता है, अपना एक स्वयं का राजनीतिक संगठन होता है, जिनके आधार पर इनके अपने नियम और कानून होते हैं। जो इनका एक मुखिया होता है, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपनी कार्रवाई करते हैं। इनका सामान्य निषेध होता है। धार्मिक क्रिया इनकी सामान्य होती है, कई की सामान्य होती है, परंतु इनकी अपनी अपनी धार्मिक क्रियाएं होती हैं। ये उत्पादन उपभोग के लिए करते हैं, न कि व्यापार के लिए। इनकी सरल प्रौद्योगिकी होती है। मुख्यतः ये शिकार पर डिपेंड रखते हैं, या पशुपालन पर, या ये कृषि पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था रहती है। जादू टोने और धर्म का विशेष महत्व होता है। ये मुख्यतः आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी ज़रूरतों को अपने समुदाय में रहकर ही पूरा करते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप अपने स्वयं के होते हैं। वहीं डी.एन. मजूमदार ने इनको रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक एक बुक में जनजातियों को परिभाषित किया है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने जनजातियों को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जनजाति परिवारों का वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुव्यवस्था मानते हैं। वहीं गिलिन ने इसको स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं, जनजाति कहलाते हैं। आगे हम जनजातियों की विशेषताएं देखें तो हमने पहले भी प्रारंभिक रूप में जनजातियों की विशेषताएं बताई थी कि इनका विशिष्ट नाम होता है, इनके सामान्य भूभाग होता है, इनके अपने राजनीतिक संगठन होते हैं, अंतर्विवाही होते हैं, इनकी एक सामान्य नाम होता है, भाषा अपनी होती है, धार्मिक उत्पादन उपभोग के लिए होता है आदि जनजातियों की विशेषता हम प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। वहीं भारत में जनजातियों की भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 3 भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तर पूर्व में जिस प्रकार हिमालय और म्यांमार और चीन से लगा हुआ क्षेत्र आ जाता है, जिसमें चीन और तिब्बती जनजाति, वर्मी, आष्टेक प्रकार की मोन खमेर भाषाएं बोली जाती है, जिस पर नागाओं में 16 प्रकार की भाषा बोली जाती है। नागाओं में 16 प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी में रहते हैं, इस प्रकार 16 भाषाएं बोली जाती हैं। ये मुख्यतः असम, मेघालय आदि के गारो, खासी, नायर, खस जनजाति आदि उत्तर पूर्व में पाई जाती है। टोडा जनजाति दक्षिण में पाई जाती है। गारो, खासी, नायर आदि इस उत्तर पूर्व में पाई जाती है।
इस प्रकार मध्य में देखें तो भील, गोंड, उराव जनजाति जो बिहार में पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि जनजातीय एरिया आ जाता है, जिसमें एमपी सर्वाधिक एरिया वाली जनजाति है। परसेंटेज के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जनजाति एमपी में पाई जाती है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में टोडा, कोटा, केरल, इजावर आदि जनजाति दक्षिण भाग में पाई जाती है, जिनकी द्रविड़, तेलुगु, मलयालम भाषा मुख्यतः बोली जाती है। आगे हम शेड्यूल ट्राइब्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन आया था 1927 में, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इसमें शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियों के लिए शेड्यूल ट्राइब्स शब्द का उपयोग किया गया था। वहीं संस्कृति के आधार पर वेरियन एल्विन ने 1943 को जनजातियों के ऊपर अध्ययन किया। इन्होंने बिहार की एक जनजाति के ऊपर अध्ययन किया था। इनकी बुक का नाम था दी अबोरिजिनल्स। में 4 प्रकार बताए हैं कि हम जनजातियों के 4 प्रकार बताए हैं कि सर्वाधिक आदिम जिनकी परंपराएं होती हैं उनको हम जनजाति कहेंगे। जो अब पहचान खो चुके हैं, मूल धारा से पिछड़ चुके हैं, उनको हम जनजाति कह सकते हैं। पुरातन परंपरा एकांकी संस्कृति होती है, एकीकरण पर परंपरा खोना नहीं चाहते। मजुमदार ने एल्विन को धर्म युद्धकर्ता के घोषणा पत्र की संज्ञा दी। आगे हम धर्म के आधार पर देखें तो जनजातियों की भी अपनी धर्म को मानने के आधार पर निर्धारित किया गया है कि कौन सी एरिया में किस प्रकार के धर्म ज़्यादा माने जाते हैं। जैसे मध्य भारत या पश्चिम भारत में देखें तो 90% जनजाति हिंदू समुदाय को मानती है। वहीं पूर्वोत्तर में 90% जनजाति, जैसे मिजोरम वाले एरिया में 90% जनजाति ईसाई धर्म को अपना चुकी है। वहीं लक्षद्वीप में 90% जनजाति मुस्लिम है। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम जनजाति बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुकी है। आगे हम शेड्यूल ट्राइब्स के एक्ट जो 244 और 244A का आगे हम विवरण देखेंगे। पहले हम जनजातियों को देखेंगे किस प्रकार संविधान में कौन सी धारा के अंतर्गत जनजातियों को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 342A में एसटी किसको कहेंगे? राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करके या केंद्र शासित में लोगों के अधिसूचना के द्वारा वहां की जातियों, मूल वंशों के भागों को संविधान के प्रयोजन के आधार पर एसटी घोषित करता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि इनकी संस्कृति पिछड़ गई है या ये जनजातियों इनकी परंपरा संस्कृति लोगों से भिन्न है तो उनको जनजाति घोषित कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 342 के भाग 2 में एसटी में संसद कर सकती है। संसद को अधिकार है कि शेड्यूल टाइप्स के जनजातियों में संशोधन कर सकती है। वहीं आर्टिकल 366 में भाग 25 में एसटी में ऐसी जनजाति समुदाय जिसमें आर्टिकल 342 में एसटी समझा जाता है उसको एसटी कहेंगे। ये एक शॉर्ट परिभाषा है। भारतीय संविधान में शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया के बारे में 244 और 244 भाग ए में बताया गया है कि 244 के भाग 1 में 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़कर पूरी समुदाय में लागू है। 5वीं अनुसूची जिसके उपबंध 4 राज्य कौन से हैं? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इनको शॉर्ट में एटीएम कहेंगे। इन राज्यों को छोड़कर 5वीं अनुसूची पूरे देश में लागू है। वहीं 244(2) में 6ठी अनुसूची इन 4 राज्यों में लागू है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इनमें लागू है। अब 244A में 5वीं अनुसूची में कितने भाग हैं? इसमें मुख्यतः 4 भाग आते हैं। भाग 1 में राज्यपाल सभी सूचना राष्ट्रपति को देगा। अगर राष्ट्रपति को कुछ सूचना चाहिए जनजाति समुदाय से रिलेटिव तो वो राज्यपाल से मांग सकता है। राज्यपाल को अपनी पूर्ण इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। भाग 2 में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति करेगा। इसके मुख्यतः 20 सदस्य होंगे। कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और कुछ जनजाति समुदाय के द्वारा चुने गए होंगे। भाग
गए में क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल को अधिकार है कि उनके क्षेत्र के एरिया को बढ़ा सकता है, किसी राज्य में शामिल कर सकता है या किसी राज्य से हटा सकता है। भाग घ में अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार जनजातीय सलाहकार परिषद को है और संसद को भी है। अब छठी अनुसूची 244 भाग 2 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं, जो मुख्यतः जनजातियों के एरिए जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। आयोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद काउंसिलिंग आयोग का गठन किया गया है, जो जिसके मुख्यतः 30 सदस्य होंगे। कुछ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और कुछ उन जनजातियों में चुने जाएंगे जो जनजातियों के संबंध में अपनी कार्रवाई करेंगे। जैसे जनजातियों के एरिया में सड़क बनवाना, उनको वित्त की अनुदान देना, इस प्रकार उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, वनों के बारे में संरक्षण करना आदि कार्य डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग द्वारा किए जाएंगे। अब हम एसटी देखेंगे। एसटी किसको घोषित कर सकते हैं? जिसकी आदिम विशेषता हो, आदिम समुदाय जिनकी परंपराएं आदिम हो, जो इनकी भिन्न संस्कृति हो, सार्वजनिक संपर्क से बचना चाहते हों, भौगोलिक अलगाव हो, उनको संसद शेड्यूल ट्राइब्स घोषित कर सकती है। आर्टिकल 275 भाग 1 में केंद्र की संचित निधि में से एसटी को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना था, जो 1992 के तहत वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना, जो उसका संशोधन 2004 में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग 2005 में कार्य में आरंभ किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम, जो 2001 में गठित हुआ, जिसमें 10 लाख का वित्त देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड कहा जाता है, 1987 में बना, जो एक सहकारी संस्था है। पेशा एक्ट 1996 में आया, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बना था, जिसमें अगर किसी राज्य में जनजातियों की संख्या अधिक है तो 50%, किसी एरिया में जनजातियों की संख्या अधिक है तो चुनाव लड़ने के अधिकार में 50% आरक्षण जनजातियों को दिया गया है। 1931 में जनजातियों के संबंध में फर्स्ट जनगणना हुई। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 में काका कालेकर आयोग बना, जिन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जनजातियों को आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन इसको अमान्य घोषित किया गया। एससी सूचिया समिति 1965 में लोकुर समिति बनी। वहीं SC/ST संशोधन विधेयक 1967 में चंदा समिति बनी। ये जनजातियों के संबंध में कुछ समिति हैं। वहीं आर्टिकल 330 में लोकसभा में ST/SC को आरक्षण देने का प्रावधान है। आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभा में ST/SC को आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर की जाएगी। आर्टिकल 344 में लोकसभा विधानसभा में ST/SC के प्रतिनिधित्व आरक्षण को 60 वर्ष तक मान्य कर दिया गया है। आर्टिकल 339 को राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST कल्याण के लिए आयोग बना सकता है। वहीं FG वैली की बात करें तो 1960 में जनजातियों को एक सतत सेतु की तरह माना गया है, जहां एक ओर जाति है, दूसरी ओर जनजाति है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। पिछड़े हिंदू क्यों कहा है? क्योंकि उनका मानना था कि जनजाति और कोई नहीं, हिंदू ही हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ चुके हैं, अब उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आत्मसात्मीकरण की नीति पर जोर दिया। वहीं वेरियन एल्विन ने, जिन्होंने अबोरिजिनस नामक बुक में 1943 में एक सर्वे किया, जिन्होंने जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया।
उनका मानना था कि जनजातियों को मूल धारा में लाने से उनकी शोषण अधिक होगा, इस वजह से वो अधिक पिछड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने जनजातियों के लिए एक पार्क, राष्ट्रीय पार्क बनाकर उनको संरक्षण देने का सुझाव दिया। ऐसी दुबे ने एल्विन को आगे बढ़ाते हुए पंचकोणीय वर्गीकरण किया। मजूमदार ने सांस्कृतिक स्तर पर दो भागों में बांटा, एक आत्मसात्म और एक अनुकूलरत। आत्मसात्म मतलब ऐसी जनजाति जो मुख्य धारा में जुड़ चुकी है, उनको आत्मसात में जगह दी, और अनुकूलरत ऐसी जनजाति जो अभी भी पिछड़ी हुई है, जिसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा है इसको, सहभोजी, सहजीवी, उत्संस्करणीय। सहभोजी का तात्पर्य कि ऐसी जनजाति जो सहभोजी का तात्पर्य कि मुख्यतः लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, परस्पर मिलकर कार्य कर रही हैं। वहीं सहजीवी का मतलब है कि वो जो मुख्य तरह जाति लोग हैं उनके साथ उनके ऊपर आश्रित है। और उत्संस्करणी का तात्पर्य है कि ऐसी जनजाति जो एक तरफ ही प्रभाव पड़ा है, जनजातियों के ऊपर एक विकास का एक तरफा ही प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार जनजातियों में कुछ जनजाति उनके साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, कुछ जनजाति मिलकर उनके ऊपर आश्रित है, और कुछ का एक तरफा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है।